आपके सामने है जूलियस सीजर के एक्ट 1 सीन सेकंड का पार्ट नंबर 3। लोगों की आवाज़ें सुनने पर ब्रूटस का जवाब सुनिए। ब्रूटस कैसियस से कहता है कि एक बार फिर लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें। मुझे तो लगता है कि ये तालियां, ये शाबाशी किसी तरीके का कोई नया सम्मान है जो सीजर को दिया जा रहा है। कैसियस इस पर कहता है कि ये सीजर कैसे इस छोटे से संसार पर अपने पैर फैलाए खड़ा है, जैसे कि कोलोसस। कोलोसस एक बड़ी सी प्रतिमा है, एक विशाल मूर्ति जिसके नीचे से समुद्री जहाज होकर गुजरती है। तो कैसियस कहता है कि ये सीजर बिल्कुल कोलोसस की तरह इस छोटे से संसार पर अपने पैरों को फैलाए खड़ा है और हम तुच्छ इंसान इसके विशाल पैरों के नीचे से गुजर रहे हैं और झांक कर अपनी अपमानजनक कब्रों को ढूंढ रहे हैं। कभी कभार इंसान अपने भाग्य का खुद ही निर्माता होता है। प्यारे ब्रूटस, गलती हमारे भाग्य की नहीं, हमारे सितारों की नहीं, बल्कि हमारी खुद की है कि हम सीजर के अधीन रहकर जी रहे हैं। अब बात करें ब्रूटस और सीजर की, तो सीजर में ऐसा क्या है? अगर हम इन दोनों सीजर में ऐसा क्या है, क्यों सीजर का नाम तुम्हारे नाम से ज़्यादा बोला जाता है? अगर ब्रूटस और सीजर इन दोनों नामों को एक साथ लिखा जाए तो तुम्हारा नाम भी उतना ही खूबसूरत होगा। इन दोनों नामों को अगर एक साथ बोला जाए तो तुम्हारा नाम भी उतना ही मधुर होगा जितना का सीजर का। मुंह से निकलने पर उतना ही मधुर लगेगा। इनका वजन किया जाए तो तुम्हारा नाम भी उतना ही भारी होगा जितना सीजर का। अगर ब्रूटस नाम के साथ कोई जादू का किया जाए जिससे कि स्पिरिट को आत्माओं को जगाया जा सके, तो सीजर के नाम के जैसे ही ब्रूटस का नाम भी उन स्पिरिट्स को जगा सकेगा। अब भगवान के नाम पर मुझे ये बताओ कि ये सीजर आखिर कौन सा मीट खाता है कि वो इतनी जल्दी इतना महान बन गया? हे युग, तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। यह युग के बाद की युग से मतलब है समय के बारे में कि है इस समय को कहता है वो। हे युग, तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। रोम शहर ने अच्छी नस्ल के लोगों को खो दिया है। एक समय ऐसा था जब बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। उस समय के बाद एक इंसान से ज़्यादा इंसानों को प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हुई। सिर्फ एक ही इंसान प्रसिद्ध हो पाया। और वो लोग अब क्या कहेंगे जो रोम के बारे में ये कहते थे कि ये रोम की 4 दीवारियों के बीच एक इंसान से ज़्यादा की जगह है। पर लेकिन अब ऐसा हो रहा है। जगह तो काफ़ी है, पर लेकिन एक इंसान से ज़्यादा इसमें कोई नहीं रह सकता। मतलब एक ही इंसान इस पर राज कर रहा है। मैंने और तुमने अपने पिताओं से सुना है, ठीक है। मतलब कैसियस कहता है कि मैंने और तुमने अपने पिता से सुना है कि हमारे पिता ने ये कहा था कि एक समय ऐसा था जब एक महान ब्रूटस रहा करते थे। ब्रूटस यानी तुम्हारे पूर्वज। जो तुम्हारे पूर्वज थे वो रोम पर किसी राक्षस को राज करने के लिए शासन दे देते, पर लेकिन किसी राजा को इतनी आसानी से रोम पर राज करने नहीं देते। ब्रूटस इस पर कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मेरे अंदर तुम्हारे खिलाफ कोई ईर्ष्या, कोई जलेसी नहीं है। और जो तुम मुझसे चाहते हो करवाना, मुझे थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो रहा है कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो। और मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ और इस समय के बारे में क्या सोचता हूँ, इस बारे में मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। पर लेकिन अभी के लिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस बारे में और कुछ कहो। मैं तो ये चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्त कि तुम इसके बारे में और आगे ना बढ़ो। जो भी तुमने कहा है मैंने उसे ध्यान से समझा है, और जो भी तुम आगे कहोगे मैं उसे बड़े ही ध्यान से सुनूंगा। और एक ऐसा समय निकालेंगे जिस समय हम इन चीज़ों पर बातचीत कर सकें, एक दूसरे की बातें सुन सकें और जवाब दे सकें। तब तक मेरे प्यारे दोस्त ये बात ध्यान रखना कि मैं रोम के बेटे कहलाने से बेहतरीन रोम का एक विलेजर कहलाना ज़्यादा पसंद करूँगा, वो भी ऐसी मुश्किल हालातों में जब हम सीजर के अधीन रहकर जी रहे हैं। अब कैसियस इस पर इतनी बातें सुनकर कहता है कि मुझे खुशी है मेरे कमज़ोर शब्दों ने तुम पर कुछ असर डाला, तुम्हारे अंदर एक आग तो जलाई। ब्रूटस कहता है वहाँ पर कुछ लोगों को देखकर लगता है जो खेल है वो ख़त्म हो चुका है और सीजर भी अब लूट रहा है। कैसियस ब्रूटस से कहता है कि जैसे ही लोग यहाँ से गुजरें तो कास्का को बाजुओं से पकड़कर खींच लेना। हालांकि उसका स्वभाव थोड़ा अजीब है, फिर भी वो आज के दिन जो भी कुछ इम्पोर्टेंट हुआ होगा वो हमें बता देगा। अब सीजर के साथ उसके सारे जो जुलूस में लोग गए थे वो सभी लौट रहे होते हैं। तो ब्रूटस यहाँ पर देखते हुए कहता है उन लोगों को, सीजर और उनके साथ आ रहे लोगों को देखकर कहता है ब्रूटस
ठीक है कैसियस, जैसा तुमने कहा मैं वैसा ही करूँगा, पर ध्यान से देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कैसियस के चेहरे पर गुस्से वाला भाव चमक रहा हो, और बाकी के लोग जो उसके साथ चल रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें डांट दिया गया हो। कल्पुनिया का चेहरा भी पीला पड़ चुका है, और सिसरो ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके चेहरे पर गुस्से वाला भाव है। ऐसी तेज गुस्सा तो उसकी आंखों में तभी देखने को मिला था जब कैपिटल से जगह पर कुछ सेनेटर्स ने उस कॉन्फ्रेंस में उससे सवाल जवाब किए थे। कैसियस कहता है कि कैस्का हमें सब कुछ बता देगा, आखिर मामला क्या है। दूसरी तरफ सीजर एंटोनियो को पुकारता है, और एंटोनियो सीजर के पास आकर कहता है, हाँ सीजर आप ने मुझे पुकारा। तो सीजर कहता है कि मेरे पास, देखिए सीजर कंफ्यूज मत होना, सीजर है यहाँ पर, कि सीजर कहता है कि मेरे आसपास मोटे लोग होने चाहिए और बुद्धिमान लोग जो रात में सोते भी हों। दूसरी तरफ देखो कैसियस को, वो तो दुबला पतला है और ऐसा लगता है जैसे भूखा हो। वो ऐसे लोग तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं और ऐसे लोग खतरनाक भी होते हैं। इस पर एंटनी सीजर से कहता है कि सीजर उस कैसियस से मत डरो, वो कोई खतरनाक नहीं है, वो रोम का एक सम्मानजनक इंसान है और अच्छा इंसान भी है। सीजर कहता है हाँ ठीक है, पर वो मोटा होना चाहिए था थोड़ा। हालांकि मुझे उससे डर नहीं लगता। अगर मेरा नाम किसी के डरने लायक होता तो मैं किसी एक ऐसे इंसान को भी नहीं जानता कि जिससे मुझे दूर रहना हो। मतलब मैं जान ही नहीं पाता कि मुझे किस इंसान से दूर रहना है अगर मेरा नाम ऐसे डराने लायक होता। ठीक है, और फिर वो सीजर के बारे में बताते हैं कि कैसियस जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ता है, वो चीज़ों को बड़े ही ध्यान से देखता है और लोगों को के कामों को ऑब्ज़र्व कर उनके लक्ष्य के बारे में पता कर लेता है। उसे खेलना पसंद नहीं, जैसे एंटोनियो तुम्हें खेलना पसंद है, ना ही उसे संगीत पसंद है, और वो बड़े ही मुश्किल से मुस्कुराता है, और जब भी मुस्कुराता है तो ऐसा लगता है जैसे वो अपने शरीर के ही किसी अंग की खिल्ली उड़ा रहा हो, कि अपना ही मजाक उड़ा रहा हो। और उसे देखकर जो दूसरे लोग हैं उनके चेहरे पर भी हंसी आ जाती थी। ऐसे लोगों का दिल कभी भी खुश नहीं रहता। ये लोग तब तक संतुष्ट नहीं हो जाते जब तक कि उन्हें ये पता न चल जाए कि उस संसार में उनसे ज़्यादा बेहतरीन और कोई नहीं है। इसलिए ऐसे लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। मैं तो तुमसे ये बताना चाहता हूँ कि मुझे किस चीज़ से डर होना चाहिए, ना कि मुझे किस से डर है। क्योंकि मैं तो सीजर हूँ। अब बताओ, एंटोनी से कहता है कि एंटोनी अब मेरे राइट हैंड की तरफ आओ, क्योंकि मैं दूसरी तरफ से बहरा हूँ, मैं एक तरफ से सुनाई नहीं देता, और सच सच मुझे बताना कि तुम कैसियस के बारे में क्या सोचते हो। देखिए यहाँ से हमें पता चलता है कि जैसे कैसियस जो है सीजर के बारे में बुराई फैला रहा है, उसके दोस्त में कड़वाहट फैला रहा है, तो यहाँ पर भी सीजर को लग रहा है कि कैसियस जो है एक नेगेटिव इंसान है, वो मेरे बारे में कुछ ना कुछ खतरनाक सोचता होगा। अब आगे, अब जब सीजर और बाकी लोग वहाँ से निकल जाते हैं तो कास्का वहीं पर रह जाता है, क्योंकि कास्को को ब्रूटस ने पकड़कर खींच लिया था। कास्का कहता है तुमने मेरे कपड़े को पकड़कर मुझे खींचा, क्या तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो? तो ब्रूटस कहता है हाँ कास्का, हम ये जानना चाहते हैं कि आज ऐसा क्या हुआ कि सीजर इतना दुखी लग रहा है। कास्का कहता है कि क्यों, क्या तुम उसके साथ नहीं थे? तुम तो उसके साथ थे ना। तो ब्रूटस कहता है कि अगर मैं उसके साथ होता कास्का तो मैं तुमसे क्यों पूछता। तो कास्का कहता है ठीक है, उसे क्राउन यानी ताज ऑफ़र किया जा रहा था, ताज भेंट किया जा रहा था। हालांकि जब उसे ताज भेंट किया गया तो उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से से ताज को ठुकरा दिया, और जिसे देख लोग जो है तेज तेज से शोर मचाने लगे। ब्रूटस कहता है तो दूसरी बार आवाज़ क्यों हुई थी? तो कास्का जवाब देता है दूसरी बार भी उसने ताज को ठुकराया था। कैसियस फिर पूछता है कि अच्छा तो तीसरी बार लोग क्यों चिल्लाए थे? वो तीसरी बार लोगों का चिल्लाना किस लिए था? कास्का कहता है वो भी इसीलिए था क्योंकि उसने तीसरी बार भी ताज को ठुकराया था। तो ब्रूटस पूछता है अच्छा तो उसे 3 बार ताज का ऑफ़र मिला था, उसे ताज 3 बार भेंट में मिला था? तो कास्का कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, उसे 3 बार ताज दिया गया और हर बार उसने पिछली बार से ज़्यादा प्यार से ताज को ठुकरा दिया, और जब भी वो ताज को ठुकराता तो मेरे आसपास के जो लोग खड़े थे वो तेज तेज चिल्लाने लगते, मतलब शोर मचाने लगते खुशी से। कैसियस पूछता है कि उसे ताज ऑफ़र कौन कर रहा था, मतलब ताज भेंट कौन कर रहा था? तो कास्का कहता है कि और कौन, एंटोनी
उसको ताज दे रहा था। ब्रूटस कहता है कि चलो बताओ कि ये किस तरीके से हुआ, मतलब क्या क्या घटना हुई, इस बारे में हमें बस समझाओ। तो कास्का कहता है कि जिस तरीके की वो घटना घटी, जैसा कि वहाँ सब कुछ हुआ, उस बिल्कुल ऐसा है जैसे कि मुझे फांसी पर लटका दिया गया हो। मतलब इस बारे में मैं बताऊं कि वहाँ पर कैसी घटना घटी, इससे तो बेहतरीन है मुझे तुम फांसी पर लटका दो। वो बड़ा ही मूर्खतापूर्ण था। मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने देखा कि मार्क एंटनी एक ताज लेकर आए और उन्होंने ताज ऑफ़र किया सीज़र को। हालांकि ये ताज तो नहीं था, किसी तरीके का एक मुकुट ही था। और जैसे कि मैंने बताया, पहले भी बता चुका हूँ कि सीज़र ने इसको ठुकरा दिया था। जैसे ही सीज़र ने इसको ठुकराया, मुझे लगा कि सीज़र इसे शायद लेना तो चाहते थे पर लेने से इनकार कर रहे थे। दूसरी बार फिर से ऐसे ही हुआ। दोबारा से उनको ताज की पेशकश की गई और फिर से उन्होंने इसको ठुकरा दिया। पर इस बार मुझे ऐसा लगा जैसे वो अपनी उंगलियों को उस ताज पे से हटाना नहीं चाहता है। फिर तीसरी बार भी ऐसे ही हुआ। तीसरी बार भी उन्होंने उस ताज को ठुकरा दिया। तीनों बार उसको ठुकरा दिया। और जैसे ही वो उस ताज को वो ठुकराते, वहाँ के खड़े लोग ज़ोर शोरों से नारे लगाते और तालियां बजाते अपने उन फटे हाथों से, और अपनी उन पसीने से सनी हुई जो हैट है उनको उछाला करते। और साथ ही जैसे ही सीज़र ने उस ताज को लेने से इनकार किया, लोगों ने जब आवाज़ें निकाली तो उनकी बदबूदार सांसों ने सीज़र को अच्छे से घेर लिया। और सीज़र उस बदबूदार बदबूदार सांसों से क्या हो गया, बेहोश हो गया और वहीं पर गिर गया। और अगर मेरी मानो तो मैं तो हंसना तो चाहता था, मुझे हंसी तो आ रही थी, पर मैं हंस नहीं सकता था, क्योंकि अगर मैं अपने होंठ खोलता, मुझे डर था कि अगर मैं अपने होंठ खोलता तो वो लोगों की बदबूदार सांस भी मेरे अंदर तक चली जाती। इसलिए मैं हंसा नहीं। तो कैसियस कहता है कि मैं विनती करता हूँ, तो क्या सच सच बताओ कि सच में सीज़र बेहोश हो गया था। कास्का कहता है, अरे हाँ, वो बेहोश हो चुका था। बाजार के बीचों बीच वो गिर गया था। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे और वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। ब्रूटस कहता है, हाँ, ये तो होना ही था, उसे गिरने की बीमारी जो है। तो कैसियस कहता है, अरे नहीं, सीज़र को गिरने की बीमारी थोड़ी ना है, मेरे में, तुम में और कास्का में गिरने की बीमारी है। देखिए यहाँ पर सीज़र जो है इन दोनों को, कास्का और ब्रूटस को, सीज़र के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वो भड़काने के लिए कहता है कि सीज़र में गिरने की वो नहीं है बीमारी, गिरने की बीमारी तो हम में है, हम तीनों में। यानी वो कहना चाहता है कि हम उसके सामने गिरे हुए इंसान हैं। कास्का सीज़र से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम कहना क्या चाहती हो, पर लेकिन मुझे ये यकीन है कि सीज़र उस समय गिरा था। लोगों ने अपनी हाथों से तालियां बजाई थी, अब मुंह से आवाज़ें निकाली थी, तब जब सीज़र उन्हें खुश कर रहा था या ना खुश कर रहा था। उस समय बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे थिएटर में लोग आवाज़ें निकालते हों। और अगर ऐसा ना है तो मुझे तुम झूठा आदमी समझ सकते हो। ब्रूटस कहता है कि तब क्या हुआ जब वो होश में आया। ठीक है, जब सीज़र होश में आया तब उसने क्या किया। तो कास्का कहता है कि सच बताऊं तो जब वो गिरा था तो उसने ये ध्यान दिया कि नगर के सभी लोग उसके ताज के इनकार करने से खुश हो रहे हैं। यानी सीज़र जो है लोगों को ये दिखाना चाहता था कि उन्हें लोगों की परवाह है, वो ताज की उसे परवाह नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहता है कास्का कि जब सीज़र गिरा तो उसने ये ध्यान दे लिया कि लोग जो है उसके ताज के ठुकराने से बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। तो उसने मुझसे कहा कि मेरा जो कोट है उसको उतार दो। और फिर सीज़र ने अपना सिर कलम करने की पेशकश की। यानी सीज़र का कहने का मतलब है कि रोम के लोगों कि मैं तुम्हारे लिए ताज तो क्या, अपना सर तक कलम करवा सकता हूँ। पर इस पर कास्का कहता है मन ही मन कि मैं किसी भी तरीके का काम कर सकता हूँ, और अगर मैं उसके शब्दों का गुलाम नहीं होता तो शायद मैं ऐसा काम कर देता और मुझे नर्क में जगह मिलती। पर इतना करते ही सीज़र गिर गया। जब वो वापस खड़ा हुआ, मतलब जब वो बेहोशी से वापस आया, तो उसने कहा कि मैंने अगर कुछ गलत कहा या गलत किया हो तो मैं चाहता हूँ लोगों से कि वो मेरी इस
भूल को एक बीमारी समझे कि ये शायद मेरी बीमारी से मुझसे कोई गलती हुई होगी। वहाँ पर 3 से 4 महिला खड़ी थी मेरे पास ही। वो चिल्लाई, अलास कितना अच्छा इंसान है, इसे माफ़ करो। और उन महिलाओं ने सीज़र को अपने दिल से माफ़ कर दिया। खैर छोड़ो इन महिलाओं को, अगर सीज़र इनकी माँओं को भी ख़त्म कर दे, इनकी माताओं को भी ख़त्म कर देता, तब भी ये महिला ऐसे ही कहती कि हाँ सीज़र को माफ़ कर देना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा इंसान है। ब्रूटस कहता है, क्या यही कारण था जिस वजह से जो सीज़र है वो दुखी होकर आया? कासा कहता है, हाँ बिल्कुल। फिर कैसियस पूछता है कि सिसरो ने कुछ कहा इस बारे में? तो कास्का कहता है, हाँ उसने ग्रीक में कुछ कहा, ग्रीक भाषा में। कैसियस पूछता है, तो वो उसकी बातों का क्या असर हुआ? कास्का कहता है, नहीं, अरे नहीं, मैं इस बारे में तुमसे कुछ नहीं कह सकता। अगर मैं इस बारे में तुम्हें कुछ बताऊंगा तो मैं तुम्हें से फिर दोबारा नज़रें नहीं मिला पाऊंगा। यानी कास्का कहना चाहता है कि मुझे उसकी बात समझ में नहीं आई, अगर मैं कुछ बोल दूँ, गलत बोल दूँ, तो तुम मुझे झूठा समझोगे और मैं तुमसे नज़र भी नहीं मिला पाऊँगा। पर लेकिन जिन लोगों को उसकी बातें समझ में आई, उन लोगों ने मुस्कुराहट भरी, मतलब एक दूसरे को देखकर वो मुस्कुराए और उन्होंने सिर भी हिलाया। अगर मेरी बात कहो तो मेरे लिए उसकी लैंग्वेज ग्रीक थी। मैं दूसरी खबर तुम्हें बता सकता हूँ, मेरुलस और फ्लेविस की। मेरुलस और फ्लेविस जो कि सीज़र की मूर्तियों से स्कार्फ्स को निकाल रहे थे, उन्हें शांत कर दिया गया, यानी उन्हें मौत की सज़ा सुना दी गई। चलो ठीक है, अब बाद में मिलती हैं। ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई थी वहाँ पर जो बड़ी ही मूर्खतापूर्वक थी, पर लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा कुछ याद नहीं। इसके बाद कैसियस कास्का से कहता है कि क्या आज का भोजन तुम मेरे साथ करना चाहोगे? तो कास्का कहता है, अरे नहीं, मैंने किसी और से वादा किया है। कैसियस कहता है, ठीक है, तो कल मेरे साथ भोजन करोगे? तो कास्का फिर कहता है कि अगर ठीक है, अगर मैं ज़िंदा रहा और तुम अपनी इन बातों को नहीं भूले, तुम्हें ये याद रहा, तो तुम्हारा जो खाना है, डिनर है, वो खाने लायक रहेगा, मतलब मैं ज़रूर खाने के लिए आऊँगा। कैसियस कहता है, गुड, आई विल एक्सपेक्ट यू, मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ। कास्का दोनों को विदाई करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद एक मिनट, हाँ, कास्का वहाँ से चला जाता है। अब कास्का के जाने के बाद ब्रूटस और कैसियस के बीच बातचीत होती है। ब्रूटस कहता है कि ये कास्का कैसा मंदबुद्धि हो चुका है, कैसा आलसी सा हो चुका है। पहले तो ये स्कूल के समय में बड़ा ही तेज और दुरुस्त हुआ करता था, बड़ा ही चालाक हुआ करता था। तो कैसियस कहता है, अरे हाँ, वो अभी भी थोड़ा पहले जैसा ही है, लेकिन जब कुछ महान काम उसे करने के लिए दिया जाता है तो वो उन कामों को थोड़ा हल्के स्वभाव में करता है। इसके पीछे ये है कि वो अपनी चालाकी के ऊपर रूडनेस का उसने पर्दा डाला हुआ है, बेरुखी का उसने पर्दा डाला हुआ है, जो कि उसके लिए बिल्कुल ऐसा है जैसे कि कोई खाने की चीज़ जिसको डाइजेस्ट कर लिया जा सके। यानी जो सीज़र है वो ऐसी कड़वी बातें कहता है कि हर किसी कोई उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ब्रूटस कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। चलो अब मैं भी यहाँ से चलता हूँ, कल मिलेंगे, हम इस बारे में कल बात करेंगे। अगर तुम मुझसे बात करना चाहो, ठीक है, मतलब इफ़ यू प्लीज़ टू स्पीक विथ मी आई विल कम होम टू यू। यानी ब्रूटस कहता है, चलो हम चलते हैं और कल मिलेंगे। अगर तुम मुझसे बात करना चाहो तो अगर मैं तुमसे बात करना चाहूँ तो तुम्हारे घर आ जाऊँगा। अगर तुम मुझसे बात करना चाहो तो मेरे घर आ सकते हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इसके बाद कैसियस इस पर कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं भी ऐसा ही करूँगा। चलो ठीक है, चलते हैं और देश के बारे में ज़रूर सोचना। इसके बाद ब्रूटस भी वहाँ से चला जाता है। अब कैसियस के अंदर मन ही मन एक आवाज़ आती है। वो कहता है अपनी मन ही मन, ये ब्रूटस के जाने के बाद बोलता है, ब्रूटस, हालांकि तुम एक अच्छे इंसान हो, एक अच्छे इंसान होने के बावजूद भी तुम्हें भी भटकाया जा सकता है। तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे अंदर भी नफ़रत के बीज बोए जा सकते हैं। इसलिए अच्छे इंसानों को हमेशा अच्छे इंसानों के साथ ही रहना चाहिए। कौन कहता है कि दृढ़ कठोर इंसानों को भटकाया नहीं जा सकता, उनमें बुरी बातें नहीं भरी जा सकती।
सीज़र मुझे नापसंद करता है, लेकिन ब्रूटस को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अगर मैं ब्रूटस होता, उस ब्रूटस कैसियस होता, तो मैं उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आता, जैसे कि ब्रूटस मेरी बातों में आ गया है। आज रात ही मैं अलग अलग हैंड राइटिंग्स में कुछ पत्र लिखूंगा, कुछ लेटर्स लिखूंगा और ब्रूटस की विंडो में फेंकूंगा, जिससे ये लगेगा कि ये अलग अलग नागरिकों के, जो रोम के अलग अलग लोग हैं, उनके लिखावट है। ऐसा लगेगा कि उन्होंने ये खत लिखी हैं और हर खत में अलग अलग ओपिनियन होंगे, अलग अलग विचार होंगे, जिसमें ये लगेगा कि रोम के लोग ब्रूटस को ज़्यादा पसंद करती हैं और ब्रूटस को राजा मानना चाहती हैं। दूसरी तरफ मैं सीज़र की महत्व आकांक्षाओं के बारे में भी लिखूँगा। इससे हम देखेंगे कि आखिर सीज़र अपनी सीट, अपनी कुर्सी को कैसे बचा पाएगा। हम उसकी कुर्सी तक को हिलाकर रख देंगे, यानी उसकी जो राज्य है उसको हिला देंगे, या फिर हमें उसके अधीन रहकर बुरे दिन बिताने पड़ेंगे। यहाँ पर हमारा ये सीन सेकंड का पार्ट 3 खत्म होता है। वीडियो कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।